आप सभी जानते हैं कि चीन ने वर्ष 2013 के आसपास एक ऋण जाल फैलाना शुरू किया था, जिसे डेट ट्रैप के रूप में हमने पहचाना था। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से चीन ने दुनिया भर के देशों को अपने कर्ज के तले दबाना शुरू किया और ऐसी शर्तों से उन्हें कर्ज देना शुरू किया कि कर्ज तो ले लो, लेकिन किसी को बताना नहीं है कि कोलेट्रल में क्या रखा है। चीन की यही आदत थी जिसके चलते श्रीलंका बर्बाद हो गया था। चीन की यही आदत थी जिसके चलते मालदीव्स या पाकिस्तान जो हाल में पहुंचे हैं, वो यही कारण था। पाकिस्तान को तो चलो आईएमएफ बचा लाया, लेकिन जिन देशों को आईएमएफ नहीं बचा पाता, वो चीन की भेंट चढ़ जाते हैं, क्योंकि चीन उन देशों में भर भर के निवेश करता है और जब कर्ज देता है तो सामने वाले से कोलेट्रल में, यानी कि सामने से गिरवी में कुछ ऐसा रखा लेता है जो पब्लिक को नहीं पता होता। चीन की डेट देने की यानी लोन देने की ये जो तरीका है, ये दुनिया में बहुत क्रिटिसाइज होता है। जनरली जिन देशों में मतलब जिन 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 जगहों पर सरकारें ये टाई अप करती हैं चीन के साथ, वो कभी इस बात को जनता को नहीं बताती, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक फैसले कहे जाते हैं कि हमने बदले में क्या गिरवी रख दिया है। आईएमएफ का मानना है कि घाना ने इनके साथ व्यापार करते हुए बहुत ज्यादा घाटा उठा लिया है। दुनिया के या फिर अफ्रीका के वो देश जो डेट ट्रैप में फंसे हैं, उन टॉप 10 में घाना भी एक देश है जो चीन के ऋण जाल में फंस चुका है। चीन ऋण की वसूली के नाम पर घाना के जो रिजर्व्स हैं, नेचुरल रिजर्व्स, जो चाहे वो गोल्ड के हों, ऑयल के हों या बॉक्साइट के हों, उन पर नजर गड़ाए बैठा हुआ है। तो चीन जिस तरह से घाना में ऑलरेडी पहुंचा हुआ है, भारत उसे काउंटर करने गया है। मैं एक तरीके से आपको समझाने के लिए तस्वीर दिखाता हूं। वर्ष 2000 में इस पूरे अफ्रीका में मेजर इन्वेस्टर हुआ करता था फ्रांस, क्योंकि फ्रांस का यहां पर लंबा चौड़ा शासन रहा। दूसरा इसी क्षेत्र का एक देश साउथ अफ्रीका, जो कि बड़ा निवेशक था। और तीसरा चाइना थोड़ा बहुत मात्रा में वर्ष 2000 के अंदर निवेशक हुआ करता था। 2020 में फ्रांस कहीं छिटपुट बचा है और चीन ने लगभग हर देश में अपना पैर फसार दिया है। अफ्रीका फिर भी अपने सर्वाइवल में लगा हुआ है, साउथ अफ्रीका। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन कितना एग्रेसिवली यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इन्वेस्टमेंट की तस्वीरों को घाना के साथ आप ऐसे देख सकते हैं कि वर्ष 2015 में शी जिनपिंग प्रेसिडेंट जॉन डमामी महामा के साथ मिले थे। मतलब ये वो घाना के प्रेसिडेंट हैं जिनसे शी जिनपिंग 2015 में यानी 10 साल पहले मिल लिए। यही कारण है कि आज ये भी लाल रंग में रंगा हुआ आपको दिखाई देता है। लाल रंग में रंगा दिखाई दे रहा ये क्षेत्र असल मायने में चाइना का जो सपोर्ट है इन्वेस्टमेंट के नाम पर, उसका शिकार हो चुका है। चाइना के द्वारा इन्वेस्टमेंट के नाम पर घाना के अंदर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर हस्ताक्षर करवाए गए और इस हस्ताक्षर के माध्यम से वर्ष 2019 में $2 बिलियन की डील घाना के साथ कर ली गई। घाना इसके चलते डेट के संकट में फंसने लगा और उसे यह प्रतीत होने लगा कि मेरे यहां के नेचुरल रिसोर्सेज चीन कब्जे में ले जाएगा। जानकारी धीरे धीरे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तस्वीरों पर दिखाई देने लगी घाना में कि चाइना की डेवलपमेंट बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ घाना को $3 बिलियन का लोन दे दिया है। जानकारी और निकलकर आने लगी, चर्चा निकलकर आई कि घाना लगभग $10 बिलियन के चीन के कर्ज में है। तो घाना में लॉस कंट्रोल ओवर ऑफ इट्स रिसोर्सेज टू चाइना इफ इट डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट, ये वर्ष 2023 के अंदर तैरती हुई खबर आपको दिखाई दे रही है। मतलब ये घाना धीरे धीरे कर्ज के जाल में फंसता चला गया और हेडलाइन बनती चली गई कि 2 दशक के अंदर अंदर 10 अफ्रीकी कंट्रियों में से एक घाना भी वो देश हो गया जो लगभग $10 बिलियन के चीनी कर्ज में फंस गया। अर्थात घाना इस समय लगभग $10 बिलियन के चीनी कर्ज में दबा हुआ है। इसे डर है कि यह कर्ज चुका पाएगा या नहीं। कर्ज चुकाने के लिए इसे अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ही चीन को देना होगा, लेकिन डर है ये इक्वेटर पर पड़ता है। इक्वेटर पर होने की वजह से यहां पर खेत मतलब जो जंगल हैं वो बड़े घने हैं। घने जंगलों की एक तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। बिल्कुल अमेजन टाइप के जंगल यहां पर हैं और इन जंगलों के नीचे ही बॉक्साइट है, यानी एल्यूमिनियम का ओर है। चीन इसी बॉक्साइट पर अपनी नजर बनाए हुए है। वो चाहता है कि बॉक्साइट यानी कि एल्यूमिनियम जिससे कार या फिर मशीन का गाड़ियां, हवाई जहाज जैसी चीजें बनती हैं, उस बॉक्साइट को वो यहां से कैसे निकाल पाए। घाना की चिंता यह है कि वो इन पेड़ों को कैसे कटने दे जिन पेड़ों के अंदर यहां की जनता निवास करती है। इन पेड़ों से ही वो पानी की नदियां निकलती हैं। घाना की 5 प्रमुख नदियां जिन क्षेत्रों से निकलती हैं, जिनसे एक्रा जो यहां की राजधानी है उसको पानी मिलता है, उन पेड़ों को वो कैसे कटने दे, ये घाना की बड़ी चिंता इन दिनों
बनी हुई है। इसी चिंता के चलते घाना अब सोर्स तलाश रहा है और उन्हीं में हम लोग नजर आते हैं। यानी कि जब आप फंस जाएं तो हमें याद करें। श्रीलंका ने भी यही किया, मालदीव्स ने भी यही किया, जल्दी बांग्लादेश भी यही करेगा। पाकिस्तान की तो खैर पूंछ ही टेढ़ी है, शायद वो कभी नहीं करेगा। लेकिन कुल मिलाकर के जो देश चीन के जाल में फंसते हैं उन्हें भारत फिर से मित्रवत व्यवहार देता हुआ नजर आता है। भारत का तरीका साफ है कि हम आपको कर्ज जाल में नहीं फंसाते, हम आपको अपलिफ्ट करते हैं, हम आपके अंदर वो तकनीकी विशेषताएं साझा करते हैं, आपके ही लोगों को पढ़ाते हैं, आपके यहां पर निवेश करते हैं, आपके निवेश से जो पैसा आपको मिले आप उससे कर्जे चुकाएं, आप उन कर्जों से बाहर निकल कर आए। ठीक इसी तरह हमने श्रीलंका को कर्ज जाल से बाहर निकाला, अब हम घाना की यात्रा पर पहुंचे हैं। तो संभवतया घाना की यात्रा चीन के लिए आने वाले समय में रिसोर्सेज पर से छूटता कंट्रोल हो सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए शायद आप यह समझने में कामयाब हो गए हो कि भारत का यहां जाना कैसे मायना रखता है। आपको क्या लगेगा कि ऐसी यात्राएं चीन को बहुत आसानी से राहत दे जाएंगी? जी नहीं, चीन परेशान होगा, तभी तो यह हेडलाइन बनती है। आप सभी को जानकारी होगी कि चीन से निकली हुई एप्पल आईफोन बनाने वाली जो कंपनियां हैं, आईफोन बनाने वाली जो कंपनी एप्पल है, वो भारत के अंदर काम कर रही है, लेकिन भारत बहुत सारी चीजों में चीन पर डिपेंडेंट है, विशेष रूप से रॉ मटेरियल्स के मामले में। चीन आजकल भारत में बन रहे मैन्युफैक्चरिंग हब को प्रभावित करने के लिए एक्सपोर्ट बाधित कर रहा है, मतलब चाइना से हो रहे एक्सपोर्ट्स को रोक रहा है, या यह कहिए कि इंडिया में इंपोर्ट्स होने नहीं दे रहा है, जिसके चलते भारत के अंदर निर्माण बाधित हो रहा है। इतना ही नहीं, भारत के इंजीनियर्स को जो आईफोन फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उन्हें अपने यहां लुभा लुभा करके बुला रहा है। खैर जो भी हो, चीन के ये प्रयास निरर्थक होंगे क्योंकि भारत कोई ना कोई विकल्प तलाश लेगा। हमारे भारत के प्रधानमंत्री को घाना ने अपनी तरफ से सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, उसके बाद प्रधानमंत्री ने यहां के सदन को भी संबोधित किया। भारत के प्रधानमंत्री अब तक 24 ग्लोबल ऑनर प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी फहरिस्त लंबी है। घाना ने जिस तरह से सम्मान दिया, जिस तरह से अपनी संसद में भारत के प्रधानमंत्री को बोलने का मौका दिया, इनकी संसद के माहौल को देखकर लग सकता है कि घाना ने किस तरह से हमारा ग्रांड वेलकम किया। भारत के प्रधानमंत्री ने यहां की संसद को संबोधित किया। पूरी संसद के संबोधन के दौरान यहां के कुछ सांसद भारतीय गणवेश में भी नजर आए और वो गणवेश इस समय सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। एक तो हमारे राजा जी बन करके चले आए थे। ऐसे में भारत के साथ यहां के लोग भी जुड़ना चाहते हैं। भारत के प्रति इनके मन में जो व्यवहार प्यार के रूप में उपस्थित है वो इन तस्वीरों से साफ साफ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के ये एक कल्चरल टाई के रूप में भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से अपने संबोधन में इस बात को स्वीकारा कि आपने न केवल मेरा बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान किया है। आप हम सब आपसे मिलकर के बहुत खुश हैं। एक तरह से बड़ा ही फ्रेंडली और पारिवारिक सा गेट टुगेदर यहां पर भारत के प्रधानमंत्री करते हुए आए। साथ में 4 बड़े एमओयू पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें विदेश मंत्रालय के द्वारा पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा कल्चरल एक्टिविटी और स्टैंडर्ड सेटिंग्स को लेकर के कुछ समझौते थे। इन समझौतों के बारे में सारी जानकारियां और डिटेल में धीरे धीरे आती रहेंगी। शाम होते होते प्रधानमंत्री त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर रवाना हो गए और ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या यह यात्रा त्रिनिदाद और टोबैगो को भी चाइना के डहट से बचाने के लिए है या कोई और। आने वाले समय में हम जरूर आपको इस बारे में अपडेट देंगे। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो अपने साथियों से जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।